एवरीवन, वेलकम टू अनदर सक्सेस स्टोरी सेशन। और यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही स्पेशल हमारे गेस्ट हैं आशुतोष जी, जिन्होंने रिसेंटली जेआईबी के चारों पेपर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया है। और इनकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। बहुत अच्छा लगा, इनसे पहले मेरी कॉल पे बात हुई है, तो इट वाज रियली ग्रेट टू टॉक टू यू एंड कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल आशु जी आपको, एंड वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आपको कैसा लग रहा है अभी, बता सकते हैं हमारे सारे बैंकर्स व्यूअर्स को? थैंक यू सो मच सर फर्स्ट ऑफ ऑल। और जितनी कॉन्ग्रेचुलेशन मैं खुद को दूं, मेरे यहाँ से इससे ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन मैं आपको और आपकी पूरी टीम को देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से आपने स्पोर्ट्स को बनाया है और जितनी मेहनत आपने की है ना, वो मेहनत शायद हमारी मेहनत के आगे कुछ भी नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों का जो डेडिकेशन है, क्योंकि हम तो डायरेक्शन, जैसा आपने कहा था, डायरेक्शन दे सकते हैं, बाकी उस पाथ पे चलना बहुत ही डिफिकल्ट। और जैसा आप बता रहे थे कि आपके साथ जो चीज़ें हुई, एग्जैक्टली। तो फर्स्टली आई वुड स्टार्ट विद अ सैल्यूट टू यू कि बहुत ही थैंक यू बढ़िया सर। जो है तरीके से आपने ये सब किया। और बाकी व्यूअर्स भी जानेंगे, आपके लिए थोड़ा छोटा सा सस्पेंस है कि क्यों मैं सैल्यूट कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे हम आशु जो जी के जर्नी को जानेंगे। और सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछना चाहूँगा आशुतोष जी, आपने अपने बैंकिंग के करियर के बारे में थोड़ा बहुत बताया था हमारे व्यूअर्स को भी, अगर आप बता पाए कि कहाँ पर आप पोस्टेड है, कौन सा पोस्ट है आपका वहाँ पे? सर मैं करेंटली अभी पंजाब एंड सिंध बैंक में हूँ एज ए मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हेल्प करता हूँ मैं कैलकाटा वेस्ट बंगाल में हूँ और मेरी पोस्टिंग जो है ऑफिस की है। मैंने 2023 जुलाई में बैंक ज्वाइन की है और स्टिल मेरा प्रोबेशन ऑनगोइंग है। तो मेरी कोशिश यही थी कि मेरी प्रोबेशन खत्म होने से पहले मैं जब क्या क्लियर कर लूँ जो दोनों फ्लैगशिप कोर्सेज हैं। और एक लंबी लिस्ट बनाई थी मैंने, बिकॉज बीइंग ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर हमारे लिए स्कोप बहुत कम होता है। तो मुझे ना बाकी जर्नलिस्ट बैंकिंग से कंपीट करने के लिए कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज जैसे जेआईबी, सीआईबी और अदर आईआईबीएफ के कोर्सेज, जिसमें मैंने और भी प्रोसेस का लिस्ट डाउन करके रखा था, तो उसको मैंने सोचा था कि आने वाले 3 से 4 सालों में उसको कंप्लीट कर लूँ, जो मुझे मेरे स्पेशलिस्ट कैडर के कैंडिडेट से थोड़ा डिफरेंट जगह पे लाके खड़ा करता। तो इस जर्नी में मैंने पहले जेआईबी को चुना था, हालांकि मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट जो थे वो मैंने वेस्ट किए बिकॉज आई वाज नॉट एटेंड द एग्जामिनेशन ड्यू टू सम ऑफ द एक्सरसाइज। पर इस बार मैंने प्लान किया था और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ ही मैंने इडोटेप का एप्लीकेशन डाउनलोड किया था, क्योंकि मेरे और भी फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे बताया था कि आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिलेंगे जहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं, बट अगर आप क्रक्स और एक वैलिड मटेरियल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो यू मस्ट प्रेफर यूट्यूब। ग्रेट टू नो दैट कि हम आप सभी के प्रिपरेशन जर्नी का पार्ट बन पाए। एंड इट इज़ रियली ग्रेट कि आप काफ़ी अच्छे पोस्ट पे वहाँ पर हैं। एंड मैं बस पूछना चाहता हूँ, क्या आपको क्या टाइम मिल जाता है अपने डेली रूटीन के साथ? ये सर एक डाउट था मेरे दिमाग मेरे मैं मॉर्निंग में सुबह 8:30 को निकलता हूँ और घर आते आते 10:30 से 11 बज जाते हैं, बिकॉज मेरी कोई सिटिंग जॉब है नहीं। मोस्ट ऑफ टाइम वंस इन अ मंथ मैं 15 से 20 दिन ट्रैवल पे ही रहता हूँ। और मैं जिस लोकेशन में पोस्टेड हूँ, मेरा जोन और आसपास के टोटल 4 से 5 स्टेट को कवर करता है। तो मेरी हाफ मंथ की जर्नी ट्रैवलिंग में जाती है और ऑफिस में पूरे दिन मेरे मीटिंग्स में निकल जाते हैं। तो महीने का शायद ही ऐसा कोई दिन होता है कि मैं घर 7 बजे की 8 बजे तक लौट पाता हूँ। अब जो मेरे लिए वीकेंड्स होता है ना, वो और भी टफ होता है, बिकॉज वीकेंड्स को मुझे क्लाइंट्स और बिल्डर्स के पास मिलने के लिए जाना पड़ता है, बिकॉज संडे के दिन लोग फ्री होते हैं और संडे के दिन ही वो मीटिंग्स रखते हैं। तो शायद ही वीकेंड्स भी मुझे मिल पाता है मेरे पर्सनल यूज के लिए। बट उस टाइम में ना, मतलब मेरे पास क्वालिटी स्टडीज की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। तो मैं इन चीजों को ना छोड़ के कि मैं कितना टाइम स्टडी कर पाऊँ, मैं क्या स्टडी कर पाऊँ, उस पर ज्यादा फोकस करता हूँ। और मैं 2 घंटे बैठ के अगर मैकमिलर की बुक पढूं और उसमें से करेक्ट्स निकालूं, और मैं अगर आपका 20 मिनट का वीडियो देख लूं, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान लगता है। तो अब मैंने स्मार्ट वे चॉइस किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास टाइम की स्कैर्सिटी है। ट्रैवलिंग में भी मैंने अगर जरूरत पड़ी तो आपके वीडियोज पीडीएफ निकाल के इजली पढ़ लिए, रिकॉर्डेड वीडियोज देखिए।
तो टाइम की स्कैर्सिटी तो थी सर। क्योंकि इस पॉइंट पे बैंकिंग का जो बैकग्राउंड देख के ही समझ में आ रहा है कि टाइम की बहुत कमी रही होगी। एग्जैक्टली। मोस्ट बैंकर्स के साथ होता है बट आपके साथ थोड़ा ज़्यादा ही है, बिकॉज एज आई कैन, आपने बताया कि 10:30 बज जाते हैं एंड इवन वीकेंड्स भी नहीं मिल रहे एंड हाफ मंथ ट्रैवलिंग में ही जा रहा है, तो देर इज़ नो टाइम एट ऑल आई थिंक। तो इट इज़ रियली ग्रेट कि आपने टाइम वैसे दिया भी बहुत कम है इस एग्ज़ाम को आफ्टर ऑल क्लियर जो करने से पहले सॉरी सर, मैं तो उसके आपको बारे में अब अगर आप कुछ बताना चाहिए, श्योर। एग्जैक्टली एक्चुअली सर, मैंने सोच रखा था कि अप्रैल की 15 के बाद मैं तैयारी अपनी स्टार्ट करूंगा, बट अनसर्टन मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी स्पाइन की जो डिस्क है L4 और S1, वो उसके डिस्क लच कर गई। तो शुरुआत के 10-15 दिन तो मैं बेड पे ही पूरा बेड रिटर्न था, मैं ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। और मैंने होप छोड़ दिया था कि शायद इस बार भी मेरा जॉब निकल पाए। फिर मैंने हिम्मत किया, और उसके बाद से मैंने डेडिकेटली कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं वो कोई जाना नहीं था, कुछ करना नहीं था, बेड पे लेटे रहना था। मैंने बेड पे लेटे लेटे सिर्फ एक काम किया, मैं दिन के 10 से 12 घंटों में आपका पूरा वीडियो, पूरा लेक्चर 2 से 3 दिन का टारगेट करके मैंने खत्म किया। और मेरा जो पहला पेपर था फिर मेरी एक्सपेक्टेड नहीं था, मेरे को 66 मार्क्स आए थे। तो मैंने बहुत हिम्मत करके सेंटर पे भी गया था, क्योंकि सेंटर मेरे को बैठना अलाउ नहीं था, तो मैं 20-25 मिनट बैठता था, फिर मुश्किल से खड़ा होता था। मेरे बेल्ट लगे हुए थे, इंजेक्शन और मेडिकेशन सारी चीजें चालू थी। पर हाँ, वो भगवान की इच्छा होती है। लोग कहते हैं ना कि भगवान जो करते हैं सही करते हैं, तो मेरे साथ मेरे एक्सीडेंट हो गए, मेरे लिए बहुत अच्छा ही हो कि मेरे को कंप्लीट पढ़ने का टाइम मिल गया। और उससे भी अच्छा काम ये हो रहा था कि मैंने एक सही प्लेटफॉर्म पहले से चुन के रखा था। वो कहते हैं ना, ब्रह्मास्त्र आपके पास हो और आपको सही समय और वक्त पता होना चाहिए चलाना कब है। तो मैंने अपना ब्रह्मास्त्र इतने सही टाइम पे चलाया, और जिस वजह से मेरे सारे पेपर आसानी से निकला। मैंने किसी और मटेरियल पे कोई रिलाई नहीं किया, अपने लेट के मैंने सिर्फ वीडियोस देखे, आपके एंड्रॉइड पीडीएफ पढ़े, और आपके एप्लीकेशन पे जो एमसीक्यूज थे वो इनफ थे। और मैंने बस उस एमसीक्यूज को लगाया, कोई मैराथन नहीं देखा, कोई दूसरा चैनल नहीं देखा, कोई यूट्यूब पे टाइम नहीं वेस्ट किए। मैं टाइम वेस्ट करना बोलना गलत होगा, बट मैंने यूट्यूब का कोई भी मटेरियल रेफर नहीं किया। राइट। तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट था एंड कि एक्सीडेंट हो गया जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, बट आई थिंक ये एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी बन गया आपके लिए एग्जैक्टली सर, मैं कि बिल्कुल वही कह रहा हूँ मैं। आपको डेडिकेटेड, क्योंकि काफ़ी आपका जॉब प्रोफाइल तो ऐसा है, बट डेडिकेटेड टाइम मिल गया आपको कि प्रिपेयर करें आप प्रॉपरली फॉर दिस एग्ज़ाम। मुझे मुझे भी आपदा में अवसर मिला कि मैं खुद पे जो है काम कर पाया। बट वही एक कहते हैं कि इस उस ब्लेसिंग को लेना भी डिफिकल्ट होता है और उस टाइम पे पढ़ना, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान तो छोड़ ही देगा कि यार अब तो रहने दो, इस बार तो गया मेरा, अब बस आराम कर लेते, क्योंकि पेन वगैरह सब कुछ है, सारे बहुत इंजेक्शन एवरीथिंग। पेन था, मेडिकेशन था, फिजियोथेरेपी चल रही थी। लोग घर वाले बोल भी रहे थे कि क्या ही पड़ा, नेक्स्ट टाइम देना। पर मैं वही सोच रहा था ना कि आखिर इस टाइम को मैं पॉजिटिवली यूटिलाइज कैसे करूँ। ये टाइम मुझे दोबारा शायद कभी मिल पाता कि मैं इतने टाइम घर पे लेटा रहा, या घर पे लेटे लेटे मेरे को कम मरा है। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा था और बहुत आसान भी लगा सर, क्योंकि जैवी के कोर्स इतनी जल्दी खत्म भी हो सकते थे, ये मुझे बेड पे लेट के पता चला। करेक्ट। तो इसीलिए दोस्तों मैं सैल्यूट कर रहा था इनको कि थैंक यू। इन्होंने ऐसे टाइम का, हमेशा ही होता है हमारे साथ, सबके साथ होता है कि कई लोग को ये भी लगता है कि यार मेरे साथ ही क्यों हुआ ये, पहले तो नहीं दे पाया। आपने भी बताया कि पहले भी 1-2 बार आप नहीं जा पाए थे बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, और इस बार भी फिर वही हो गया, तो हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है। तो अगर हम इस चीज़ में बैठे रहेंगे सोचने की मेरे साथ क्यों हुआ, तो ऑब्वियसली वो एक नेगेटिव जोन में जाएगा। तो वी शुड बिल्कुल ऑलवेज थिंक कि हाउ टू यूटिलाइज द टाइम बिल्कुल सर। जो भी हमें मिला है। लाइक हमेशा ब्लेसिंग जो है एक नेगेटिव थिंग नहीं होती है, आई मीन द एग्जैक्टली। एक्सीडेंट जो है वो नेगेटिव चीज नहीं होती, इट कैन बी अ एब्सोल्युटली। ब्लेसिंग ऑल्सो एट टाइम्स। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। ऑफ कोर्स ये कहना सही नहीं होगा, बट आई थिंक आपको अच्छा जो है टाइम उस समय पे मिल गया, एंड ऑल्सो एज यू आर सेइंग कि सही एक सोर्स पे रिलाई करना भी आपके लिए एकदम एक अच्छा डिसीजन रहा। तो आपने मतलब इससे पहले के अटेम्प्ट्स के बारे में अगर आप बताना चाहेंगे कि, और जी। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बता दीजिए, वेदर यू हैव डन कॉमर्स रिलेटेड नहीं कुछ भी सर, आपने किया है या फिर मैंने बताएं। कंप्लीटली मैं नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से रहा हूँ। इवन
मेरी ग्रेजुएशन बिल्कुल सिंपल है। मैं हिस्ट्री ऑनर्स रहा हूँ। उसके बाद मैं मार्केटिंग में मूव कर गया। मेरी एमबीए मार्केटिंग की थी। तो फाइनेंशियल से और ये बैलेंस शीट इन चीज़ों से मेरा कोई रिश्ता नाता था ही नहीं। इवन मार्केटिंग में जब मैं आया तो यहाँ भी मैं क्रेडिट में था नहीं, तो मेरे लिए ये भी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट थी। तो मेरे को सबसे ज़्यादा डर एएफएम के लिए लग रहा था कि मैं एएफएम बाकी चीज़ें अगर मैं कर भी पाया तो एएफएम में जाके कहीं ना फंस जाऊँ। पर थैंक्स टू योर वीडियोस मुझे अकाउंटेंसी इतनी आसान कभी समझ में नहीं आती जितनी आसानी से वीडियोस को देख के समझ में आया। और मैंने ना आपके वो कुछ पास्ट वीडियोस भी देखे थे कि उसमें आप लोगों ने बताया था कि मॉड्यूल डी ना कभी कभी गेम कर जाता है। तो मैंने ना उस तरीके से पढ़ाई स्टार्ट की, मतलब पहले डी वालों को कवर किया, फिर बी को किया, फिर ए को किया, और फिर थोड़ा सी को किया। तो इस तरीके से करने के बाद गॉड की सब ऊपर वाले की मर्जी थी, तो मेरे को क्वेश्चंस भी उसी हिसाब से मिले। जितने मैंने पढ़ाई की थी ऑलमोस्ट मेरे को वो सारी चीजें मिली, और मैंने उस पे ही रिले करके उतने ही सवाल टच किए थे। मैंने 65 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया था मैंने कॉन्फिडेंटली, और उसको छोड़ दिया करके तुम मेरे पास। ग्रेट। तो दैट इज़ ग्रेट, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सारे मिथ चलते हैं हमारे जो जैप के पूरे इसमें। तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से आशुतोष जी यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं कि इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपका कॉमर्स बैकग्राउंड हो। इवन विदाउट दैट यू कैन रिलाई ऑन अ गुड सोर्स, सिंगल सोर्स, एंड उससे आपका डेफिनेटली जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हैं। इस बार आशुतोष जी पेपर भी काफ़ी डिफिकल्ट था, तो आपको कई लोगों को काफ़ी डिफिकल्ट, मतलब मोस्ट पीपल को काफ़ी डिफिकल्ट लगा, लाइक पीपीपी वाज डिफिकल्ट, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम। तो आपको आपने इस चीज़ को कैसे हैंडल किया? सर मैंने पहले भी बताया कि मैंने ना मल्टीपल सोर्सेस पे भरोसा किया ही नहीं था। मैंने वही पढ़ा जो आपने बताया था, वही किया जो आपने अपलोड किया था, और उस चीज को मैंने बार बार किया। मेरे पास टाइम उतना नहीं था कि मैं रिवीजन कर पाया, पर मैंने जितनी भी वीडियोस आपकी देखी और जो पीडीएफ मैंने पढ़े, मैंने पीडीएफ को मल्टीपल पढ़ा और बहुत बारीकी से पढ़ा था। और क्वेश्चंस जो आपने एमसीक्यूज अपलोड कर रखे थे वो उन्हीं पीडीएफ से थे, और आईआईडीएस के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन वहीं से आने थे, क्योंकि उनके पास कुछ नया मैनिपुलेशन था नहीं। तो मैंने उन चीजों पे फोकस किया था, बाकी की मैं और भी क्वेश्चन एक्सप्लोर करने, सिंगल मटेरियल पे फोकस करना मेरे को बहुत आसान रहा। और मैं एग्जाम्स में भी मेरे को जो क्वेश्चंस मेरे को लगे कि मैंने पढ़े नहीं है या मैंने स्टडी के दौरान छोड़ दिया, मैंने उस पर बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट किया। मैंने पहले उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करना स्टार्ट किया जिनको मैंने पढ़ा था। तो मेरे लिए ना मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ज्यादा मैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का टारगेट कर रहा था तो जिसको मैंने पढ़ रखा हूँ। एग्जाम देते देते मैं ना कैलकुलेट कर लेता कि हाँ मेरे अभी ये 50 सवाल ऐसे मैंने बना लिए हैं कि मुझे पता है कि मैं अगर अभी सबमिट करूँ तो ये शायद ही इसमें से 49 होने वाले हो। तो इस वाली थ्योरी पर मेरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट करने से क्वालिटी क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट किया उस पर फोकस किया। और एग्जाम्स तक से तो मैंने जो 2 नंबर के क्वेश्चन थे ना उस पर रिलाई किया। इवन कि मैं जो 0.50 मार्क्स के क्वेश्चंस थे मैंने उस पर ज्यादा टाइम नहीं दिया, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन को मैंने 5-10 मिनट वेस्ट किए, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये वाला गलत हुआ तो मेरा मेजर मार्क्स चला जाएगा। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही रही। और हर सबमिशन से पहले ऊपर वाले को याद कर लेना कि अब चलो देखते हैं क्या होता है। वो ज़रूरी बट हर बार है। मेरे को जो है हर बार उन्होंने मजा से बाहर लगा दिया। राइट, ग्रेट। तो ये भी काफ़ी यूनिक स्ट्रैटेजी, बिकॉज मोस्टली हमारी स्ट्रैटेजी होती है कि सारे अटेम्प्ट करके आना बस। इवन हम भी कहते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हम कहते हैं कि मोस्टली ट्राई करिए कि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन हो जाए, बट जस्ट 2 मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान देना, ये तो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी। तो ऑलवेज वी ऑल्सो कीप सेइंग कि एग्ज़ाम आपसे क्या डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो इट विल बी डेफिनेटली, मतलब 99%, 1% थोड़ा लक ऊपर नीचे हो सकता है, बट 99% ये है कि आप बुल्स आई हिट करोगे ही करोगे। तो सर दिस शुड बी द एटीट्यूड। जी अगर बताइए। आपने कोई सर्टिफाइड चीजें दे रखी है, मैंने जैसे पढ़ा था तो मैंने आपके एग्जाम देने के बाद मैं मैकमिलन की बुक को खोल के रेफर किया था। मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया, फिर मेरे पास टाइम था तो मैं क्या करूँ। तो जो मैंने मैकमिलन की बुक खरीदी थी ना कि मैं कभी बुक भी पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैंने उस बुक को देखा। देन मैं समझा कि ओके। अगर मैंने बुक को रेफर किया होता तो जो ये जर्नी मेरी 6 महीने की थी एटलीस्ट, जो मैंने इतने कम टाइम में कवर किए सिर्फ आपके वीडियोस को देख के। तो हमारी मेहनत
मैटर करती है, पर मेरे को लगता है कि उस मेहनत को और भी निखारा आप लोगों के मटेरियल ने। बिकॉज हम तो ब्लाइंडली आपके मटेरियल पे फेथ कर रहे थे, आपने जो पढ़ाया उस पर फेथ कर रहे थे। अगर आपने हमें सही चीजें नहीं दी होती, तो आपने सही मार्गदर्शन नहीं दिया होता, तो अगर हम उस रास्ते पे चलते तो शायद कई बार पहुंच जाते। राइट। एक्सेप्टेड इस बार। बट या अगेन आई वुड से कि करना भी क्योंकि इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लोग पढ़ नहीं पाते, इवनिंग आने के बाद मन नहीं लग रहा, ये सारी चीज़ें रहती है। तो आई थिंक काफ़ी डेडिकेटेड एंड काफ़ी आपका जो है फोकस्ड अप्रोच था टुवर्ड्स दिस प्रिपरेशन। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं बस आपसे पूछना चाहूँगा कि मार्क्स क्या रहे हैं आपके चारों पेपर्स में, अगर आप बताना चाहें अटेम्प्ट्स के बारे में कि पहले आप क्यों नहीं दे पाए और इस बार आपने दिया, और लास्ट एग्जाम देने के बाद क्या फीलिंग थी? सर सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने ट्राई किया था ना, तो फर्स्ट पेपर में मेरे को 49 मार्क्स आए थे, जो मैंने एकदम 2023 में दिया था। लेकिन दूसरे पेपर के टाइम मेरे दादाजी का डेथ हो गया था, तो मैंने वो स्किप कर दिया, तो वो सेशन मेरा वेस्ट हो गया। सेकंड वाले अटेम्प्ट में मेरे को ऑफिस एमरजेंसी की वजह से ट्रेनिंग में जाना पड़ा, वो मैंने ट्रेनिंग कैंसिल का रिक्वेस्ट भी किया, बट मैनेजमेंट मानेंगे और मेरे को जाना ही पड़ेगा एट एंड मोमेंट में। थर्ड वाले में मेरे को लास्ट ईयर बेबी हुई, बेबी बॉय हुआ, तो मेरी वाइफ हॉस्पिटलाइज थी, तो उन सब चक्कर में मेरे को उनको हॉस्पिटल में केयर करना था, तो वो वाला अटेम्प्ट भी मेरे उसमें निकल गया। इस वाले अटेम्प्ट में मैं भरा था और सोचा था कि चलो अब जाके मेरे को शायद कुछ नहीं होगा, मैं ये वाला आराम से कर लूंगा। तो इस वाले पे मैं फोकस हो गया था कि अब मेरे को कोई ट्रेनिंग गया तो मेरे को जाना नहीं है, घर की कोई चक्कर ना हो, ऊपर वाले की इच्छा। पर इस वाले में भी ऊपर वाले ने एक नया ही चमत्कार कर दिया मेरे साथ। तो ये यस। वाला फाइनली मैंने दे दिया। तो जैसे आप बता रहे थे कि आपने सोचा कि अप्रैल में कर लेंगे, अप्रैल से मैं प्रिपरेशन कर हाँ, लूँगा, तो मैंने वही ये सोचा। चीज़ भी अगर आप बताओ। एंड जब आपने लास्ट एग्ज़ाम दिया, लास्ट जो एग्ज़ाम था वो देने के बाद आपको किस तरह, आरबीडब्ल्यूएम देने के बाद किस तरह की फीलिंग थी व्हेन यू सॉ कि क्लियर हो गए थे? मैं ना आपको बिल्कुल फ्रैंकली बताता हूँ, मेरी जो टारगेट की ओरिएंटेशन थी वो 16 अप्रैल से स्टार्ट होनी थी, बट उस दिन मैं हॉस्पिटलाइज था, तो मैंने इस उम्मीद को बिल्कुल छोड़ दिया कि शायद जो है अभी 2025 में मैं कर पाऊँ। फिर मैंने 26 तारीख या 27 तारीख से सोचना शुरू किया कि आखिर अब मैं लेट के क्या करूंगा, तो मैंने वहां से शुरुआत की। तो और 26-27 अप्रैल है ये। 26 27 अप्रैल है, 26 27 अप्रैल 4 तक को मेरे पहला को पेपर। कुछ भी नहीं पता कि मेरे को करना क्या है। अब मैंने 26 27 अप्रैल से आपकी फर्स्ट वीडियो देखी, जो आप यूजुअली सेमिनार देखते थे, आपके सेमिनार वाले वीडियो को पहले देखा था मैंने, आपके एप्लीकेशन खोलने से पहले। दिसंबर में मैंने जेईई का फॉर्म भरा था, या जो टाइम था मैं एग्जैक्ट अगर गलत बोल रहा हूँ तो दिसंबर जनवरी के पास। और उसी वक्त आपका कोर्स मैंने परचेस करके रख लिया था कि अब मैं धीरे धीरे एक एक घंटे करके टाइम निकाल के पढ़ूंगा, बट मैंने कभी नहीं पढ़ा। 26 जून को मैंने देखा कि आपने उसमें एनालिसिस दिया था, और मैंने उसका पीडीएफ डाउनलोड किया कि लास्ट ईयर में किस मॉड्यूल से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, और कौन सा मॉड्यूल कितना ज्यादा वेटेज रखता है आपके हर एग्जाम के लिए। तो मैंने फोकसली उस मॉड्यूल के वीडियो को पॉइंट आउट किया, नोट आउट किया, पहले फोकस उसको पढ़ना शुरू किया। अगर मेरे पास टाइम बचता तो मैं दूसरे वाले वीडियोस को प्रेफर किया। ऑन मील टाइम जब मैंने तैयारी कर ली, 6 7 दिनों में पढ़ा, कॉन्फिडेंस आया, फिर भी मेरे को लग रहा था कि शायद मैं एग्जाम में बैठ पाऊंगी ना, क्योंकि तब तक मेरी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैं डॉक्टर ने बोला कि आप बैठना बिल्कुल अलाउ नहीं। मैंने रिक्वेस्ट किया और मैंने हिम्मत करके मैं यहाँ से गया। मेरे को फैमिली वाले लोग लेके गए थे एग्जाम सेंटर पे, मैं पहुंचा, धीरे धीरे पहुंचा, बैठा, और मैं ये सोच के बैठा था कि मैं एग्जाम देने तो आया हूँ, लेकिन मेरा एग्जाम निकलने वाला है नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा बहुत कम है, समय बहुत कम है, यहाँ पे लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करके हैं, और मैंने ये सोचा कि जितना मैंने पढ़ा है वो उसमें से आएगा, देन मैं पक्का कर लूंगा। फर्स्ट पेपर था, जब मैंने बनाना स्टार्ट किया तो बहुत खुशी हुई कि मैं वही चीजें आ रही है जो मैंने वीडियो में पढ़ा, जो मैंने वीडियोस देखे थे, और जो मैंने आपके एमसीक्यूज किए थे। तो मेरे को वैसे ही मिलती जुलती क्वेश्चन आएगी, मैं क्लैरिटी के साथ कुछ क्वेश्चन अगर घुमा के भी है तो वो भी समझ में आ रहा है। बनाते 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 जब मैं सबमिट किया, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद कहीं अगर पास हो जाऊं तो ठीक है, अदरवाइज अब मैं रेस्ट करूंगा घर पे। बट मैं अनएक्सपेक्टेड था, पहला पेपर पीपी का था, लोग कह रहे थे कि मेरे को 66 मार्क्स आ गए। ये मेरे लिए बहुत अजीब सा था कि लोग खुद पे भरोसा नहीं हो रहा था। और मैं घर आके नीचे आके अपनी वाइफ को बोला, यार मैं तो पास कर गई, ये मेरे लिए बहुत टफ हो गया। तो बोले क्यों, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बोले खुश इसलिए नहीं क्योंकि अभी आया था ना तुरंत, तो अब मेरे पास टाइम कम है। अगले दिन।
अगले वीक में मेरे को 2 पेपर लगातार एक साथ देना चाहिए। तो शायद वो आईएफएस था मेरी, उसके बाद पीपीपी और एएसएम पढ़ा था। तो मैं बोला कि यार अब पीपीपी और एएसएम दोनों पैरेलल ही है, और मेरे पास दिन के टाइम बचा हुआ है, मेरे पास 2 या 3 दिन इसको पढ़ने थे, 2 या 3 दिन उसको पढ़ने थे। मैं बोला यार इससे अच्छा फेल हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता, आराम से जैसे कि यहाँ पास कर गया मैं, अगली बार अगर 3 सारे पेपर में क्लियर नहीं कर पाया तो पता चला कि अगली बार 50-50 करके सब में लाना पड़ेगा। तो वाइटली बोला भरोसा रखो। फिर मैंने वही, तब मैंने क्या किया कि तब मैंने वहां पे कैब में बैठने के साथ वहीं से फिर और फोकसली स्टडी स्टार्ट कर दी, तो टारगेट किया। इस बीच में भारत पाकिस्तान का युद्ध भी चल रहा था। फिर रात को जग के पढ़ने का तो सोचता था, लेकिन 3-4 बजे के बाद ट्विटर माथा खा लेता था। तो मैंने अपनी इस स्टडी में पूरे वीक में सुबह 6 बजे तक पढ़ाई की है। मतलब मैं रात को लेटा ही रहता था। रात को अगर मैं 10 बजे शुरू करता था तो रात को 10 से सुबह 6 बजे तक, और फिर 6 बजे के बाद सो के 11 बजे उठता था। तो उसके बाद फिर पूरे दिन। तो 3 दिन 3.5 दिन में मैंने पीपीबी खत्म किया था। उसके बाद एएफएम, और एएफएम जिस दिन पीपीबी थी उसके एक दिन पहले नाइट को मैंने फिर पीपीबी थोड़ा सा रिवाइज किया था। पीपीबी जब मैं पास कर गया ना तो मेरे लिए और भी शॉकिंग होगा कि पीपीबी भी पास कर गया हूँ। लेकिन डर इस बात का लग रहा था कि शायद ये संभव नहीं निकला, क्योंकि मेरे को कुछ पता ही नहीं था कि एएफएम का अकाउंटिंग के क्वेश्चन। और उस दिन मेरी नेक्स्ट सुबह एग्जाम थी, और मेरा सेशन, मेरे को मेरे एडमिट कार्ड पे मेरा टाइम सुबह का ही था, 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था वो। तो टाइम भी नहीं था कि 3 बजे का होता तो और पढ़ पाता। फिर फोकस करके मैंने स्ट्रेटेजी थोड़ा चेंज किया। लास्ट डे मैंने जो मॉड्यूल्स थे उसको देखा कि लास्ट ईयर किस मॉड्यूल ने गेम चेंजिंग काम किया, पता चला मॉड्यूल डी के क्वेश्चंस ने थोड़ा गेम चेंजिंग किया होता। तो मैं फोकसली फिर डी को पकड़ा, इजीली कंप्लीट किया, क्योंकि उसमें टैक्सेशन, जीएसटी और ये सारी चीजें थी, तो वो याद करने वाली चीजें थी। तो मैंने ना फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस को थोड़ा साइड किया और कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट को पकड़ा, कि मेरे को कॉन्सेप्चुअल पकड़ा। फॉर्मूले बेस्ड पे सिलेक्टेड पार्ट्स को मैंने पकड़ा, कि गिन चुन के जो बार बार रिपीटेड थे उस वाले क्वेश्चंस के पकड़ा, जिनके मैंने 15 से 20 न्यूमेरिकल के प्रैक्टिसेस किए, और बाकी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। और बिल्कुल लिमिटेड स्टडी में सर आई वाज पास। ग्रेट टू नो दैट। और काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी, जैसा कि ईच मतलब एक सस्पेंस जैसा है कि ये क्लियर हुआ फिर अगला 3 दिन में होगा कि नहीं। एएफएम से पास कर गया ना, फिर मेरे को लगा कि आरबीडब्ल्यू में पास कर ही जाऊंगा, इसमें मतलब मेरे को कोई डाउट ही नहीं था। और मेरे पास पूरा एम्पल टाइम था सामने वाले वीक के लिए। तो उस वीक 3 दिन 4 दिन मैंने कुछ नहीं पढ़ाई की। देन आई वाज स्टार्ट रिलैक्सिंग, एंड देन बुधवार से फिर मैंने पढ़ाई शुरू की। बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार और संडे को सुबह जाके पेपर दे के और घर पे फोन किया, बताया लोगों की हाँ भाई फाइनली जेएनवी क्लियर। अब क्लियर। लेकिन इस खुशी को मैं कलीग्स में जाहिर नहीं कर पाया, वरना ही मैं ओपनली बता पाया किसी को कि मैंने जैप का मैं एग्जाम भी देने जा रहा हूँ, बिकॉज ऑफिस में सारे लोग चाहेंगे नो दैट कि मैं बेटर हूँ। तो उनके नजर में फिर वो गलत इमेज फ्लोट होती थी शायद। और इसी बीच मेरे को सब मिलने भी आ रहे थे कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम बैठते तो नहीं हो, ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं लेते शरीर पे। तो मैं बोलता भी नहीं था किसी को क्या मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। तो कहने वाली बात भी नहीं थी, क्या ही बताऊँ कि भाई मैं पास कर गया हूँ पहला पेपर। नाइस, अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू सैल्यूट, बिकॉज ये थैंक जो यू। टाइम है उस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना और उसके लिए इंस्पिरेशन बनना बहुत ही बड़ी बात है। क्यों ये दिस विल आल्सो मोटिवेट अदर्स जो भी ये सेशन देख रहे हैं, फ्यूचर में जो बैंकर्स देखेंगे तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन है। बिकॉज ऐसे टाइम पे हमेशा ये होता है कि हम बैठ जाते हैं कि अब नहीं होगा, अब अगले बार ही होगा। और जेआईबी चलो ठीक है अगली बार कर लेंगे, ऐसे करके एक लीनियंसी भी रहती है। तो उस सब से ईच एंड एवरी स्टेप पे देख सकता हूँ मैं कि आपने काफ़ी स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर अप्लाई की। एंड द मेन थिंग इज टू ट्रस्ट द प्लेटफॉर्म, ट्रस्ट द एग्जैक्टली पीपल। ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि किसी ने आपके फ्रेंड ने कहा तो, बट ट्रस्टिंग द प्लेटफॉर्म, ट्रस्टिंग द मेंटोर्स, ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि ये कुछ भी ऐसे तो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो वो भी आपने किया, और इसका रिजल्ट आज हम देख सकते हैं इस सर, मैं तो कह ही रहा था कि मैं लाख कोशिश कर लेता हूँ। मतलब मैंने अगर आपका प्लेटफॉर्म ले रखा था, और आपका प्लेटफॉर्म आप लोगों ने जिस मेहनत से तैयार किया था स्टूडेंट्स के लिए ना, अगर वो सच में ग्रेट प्लेटफॉर्म नहीं होता तो मैं शायद मेरी इतनी टफ मेहनत या जो मैंने कोशिश की थी ना, ये सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाती। राइट।
थैंक यू सो मच थैंक्स टू यू एंड सर। दैट इज ग्रेट। अब इस चीज में आपके साथ देने वाला ऐसा नहीं होता है, जब भी हम कुछ अचीव करते हैं इट इज नॉट आर अलोन, हमारे अकेले का वो अचीवमेंट नहीं होता है। आपके साथ काफी सारे लोग थे, आपके फैमिली मेम्बर्स थे एंड अपने फ्रेंड का भी कह रहे थे, आप कोलीग का, जिन्होंने आपको बताया इस प्लेटफॉर्म के बारे में। तो आप किन्हीं का नाम लेना चाहोगे, किसी से आपको मोटिवेशन मिली या फिर उन्होंने आपको काफ़ी हेल्प किया, तो यू कैन जस्ट टेक देम। सर मेरा क्लाइंट है हिमांशु नाम, उसका हिमांशु कुमार, वो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में है। तो उसने ही आपका प्लेटफॉर्म मुझे सजेस्ट किया था, बिकॉज उसका भी 2 अटेम्प्ट रह गया था, कभी वो ईबीबी मिस कर जा रहा था, कभी आईएफएस। देन उसने आपका ही कोर्स लिया था और देन उसके बाद उसका इजीली निकल गया। अभी शायद वो कैंप भी क्लियर कर चुका है। और उसने ही मुझे बताया था कि भाई तुम किसी एक्स वाई जेड प्लेटफॉर्म पे मत फोकस करना, यू जस्ट रिले ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म और आप सिंगल मटेरियल पे फोकस करो, दैट विल बी द एडुटेक। तुम उसके कोर्सेस लो, हाँ हालांकि वो महंगे महंगे जरूर दिखते हैं, सॉरी वो मैं बस थोड़े तुम्हें दिखेंगे कि वो प्राइस थोड़े ज्यादा दिखे उसको तुम्हें बाकी जगहों से, बट हाँ जो चीजों की क्वालिटी होती है उसका थोड़ा प्राइस रहता भी है बहुत, तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में जेआईबी से जो बेनिफिट लेते हो ना, वो आपके उस प्राइस के आगे कुछ भी नहीं है जो आप आगे फ्यूचर में अर्न कर रहे हो जब। Yes. Thanks to Himanshu ji. Thank you so much for suggesting and also I would like to thank your family members जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा आपको सपोर्ट किया during this tough time. Like उनके बिना तो सेंटर भी जाना मुश्किल रहा होगा आपके लिए। तो वंडरफुल, ऐसा सपोर्ट ऑफ कोर्स सारे फैमिली मेम्बर्स करते ही हैं, बट एक्सेप्शनल सपोर्ट आपको चाहिए होगी इस टाइम पे, बिकॉज आपको तो टोटली बेड पे ही रहने को कहा था। दैट्स माय वाइफ ओनली, अगर वो नहीं होती तो आई कैन नॉट मैनेज द थिंग्स। उसने बहुत सारी चीजें मैनेज की थी, लेकिन मैं जर्नी को जब मैं बेड पे था तो मैं वॉशरूम तक नहीं जा सकता था, वो सारी चीजें मैं बेड पे ही, बेड रिडन था और बेड का ही सारी चीजें, तो शी वाज मैनेज द थिंग्स एक्सेप्शनली वेल। ग्रेट ग्रेट, वही होता है बेटर हाफ, इसीलिए कहते हैं। तो दैट इज रियली ग्रेट टू नो। एंड फाइनली चैलेंजेस तो हमने आपके पूरे जर्नी में देख ही लिए क्या क्या है एंड उनको कैसे ओवरकम किया आपने। तो आई वुड से आशुतोष जी एक पूरा मिक्स है ऑफ प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड विल पावर, बहुत ही ज़्यादा आप में मुझे दिख रही है, डिटर्मिनेशन भी दिख रहा है एंड लास्ट मिनट पे मतलब 3 दिन में करना एंड ऑल, ये काफ़ी मतलब लोग हाँ, छोड़ ही देते हैं कि चलो ठीक है, हो गया पहला, हो गया चलो दूसरा तीसरा तो होगा ही नहीं, एफएम तो होगा ही नहीं, बिकॉज बैकग्राउंड भी ऐसा है। तो दैट इज रियली ग्रेट, ग्रेट विल पावर एंड आई होप इसका 1% भी हम सब में थोड़ा बहुत दिन हो तो वी विल ऑल्सो बी एबल टू अचीव अ लॉट। ये एंड हमारे फाइनल, नहीं है तो सर, ये ग्रेट, बस ऊपर वाले ने लिख के रखा था ये टाइम आने वाला और इस टाइम में ये हो जाएगा, बस आई वाज जस्ट प्लेइंग माय रोल। ऑफ कोर्स ये भी होता है, बट या ग्रेट टू नो। एंड द एंड ऑफ द स्टोरी इज कि यू हैव क्लियर्ड एवरीथिंग एंड अब रिलैक्स रह सकते हैं, आगे सीआईबी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड एट द एंड जो भी जेआईबी प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे, जो बैंकर्स इस एग्जाम को देंगे, तो उनको आप अगर एक लास्ट मैसेज देना चाहो, कुछ कहना चाहो उनको, तो व्हाट वुड दैट बी? सर लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। ग्रेट। 10 किताबों के पीछे ना भाग के अगर इंसान एक किताब को 10 बार पढ़ लेगा तो आई थिंक उससे बेटर मटेरियल कुछ नहीं। मैं लास्ट में भी वही कहूंगा, यू रिले ऑन योर ओन मटेरियल, और जब आप किसी एक खास मटेरियल को चूज करके उस पर रिले करते हो तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगी, नहीं का कोई सवाल नहीं हो। यस, ग्रेट टू नो दैट। तो मल्टीपल चीज़ों पे हमें जाना नहीं चाहिए, एक एक पर्टिकुलर ट्रस्टेड सोर्स पे जाइए एंड उसको ही मैंने आप। बहुत लोगों ने सुना था कि जस्ट फोकस, सुबह सुबह जो मैराथन वीडियो आता है 6 बजे सुबह, वो लोग डालते हैं मेहनत करके, आप उसको देखो एग्जाम से पहले। मैं उस पर फोकस नहीं किया, मैंने उस पर बिल्कुल फोकस नहीं किया। उनमें भी उसकी स्ट्रेटेजी सबकी अपनी होती है कि वो आपके क्वेश्चंस को शायद रिमेम्बर करवा दे, या सबकी अपनी होती है, पर मैं मानता हूँ कि जो चीजें आपने पढ़ी है फोकसली, क्वेश्चंस उससे ही आने वाले हैं। तो आप उस समय वो, मैंने उस समय वो मैराथन ना पढ़ के जो क्वेश्चन मैंने, जो चीजें मैं पढ़ी थी, मैंने थ्रो के बस उसको रिवीजन कर लिया, तो दोबारा से फिर वही किया था मैंने एग्जाम के बाहर भी। यस, ग्रेट। तो
वही बात है कि रिपीटेडली जो चीज़ें पढ़ी है उन्हीं को बार बार पढ़ना एंड बिल्कुल उस पे ट्रस्ट करते हुए एग्ज़ाम में जाना। बिल्कुल ये चीज़ में बिल्कुल मतलब आपने एक लाइन भी कही कि एग्ज़ाम देते हुए कि मैं सबको बोलते रहता हूँ कि तुमने जो पढ़ा है शायद वही आ जाए। ऐसे बिल्कुल सोच सही के आपको बात जाना है है। एग्ज़ाम में, बिल्कुल ऐसे सही नहीं कि बिल्कुल ये नहीं पढ़ा, वो रह गया, ये मैराथन, ये एमसीक्यू नहीं देखा। जस्ट रिलाई, मतलब अच्छा सोर्स ऑफ कोर्स हमें चुनना है, बट आफ्टर दैट जो आपने पढ़ा है उस पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करिए, कॉन्फिडेंस रखिए एंड जो पढ़ा शायद वही आ जाए, हु नोस। इस बार पेपर भी तीनों काफ़ी डिफिकल्ट थे एंड आफ्टर दैट ऑल्सो आशुतोष जी जस्ट काफ़ी कम टाइम में प्रिपेयर करके भी इन्होंने क्लियर किया। कई लोगों ने महीनों प्रिपरेशन किया एंड उनका एक ना एक पेपर रुक गया। तो दे आई थिंक थोड़ा बहुत हमें देखना पड़ेगा कि क्या लैकिंग था एंड कई बार कॉन्फिडेंस लैकिंग रहता है, कई बार ट्रस्ट लैकिंग रहता है कि नहीं होगा इस तरीके से। इवन आशुतोष जी को लग रहा था इनिशियली, बट लेटर ऑन उन्होंने जो मटेरियल जो चीज़ें पढ़ी उन पे ट्रस्ट किया एंड स्ट्रैटेजिकली जाकर दिया, तो इट ऑल वर्कड। जी आशुतोष जी, आप कुछ कह रहे थे? सर मैंने पूरी जर्नी में ना कभी निगेटिव थॉट दिमाग में आने नहीं दिया। मैं बस यही सोच रहा था कि जो चीजें मैंने पढ़ी है वो मेरे लिए काफी है, और उसको और अच्छे से पढ़ लूँ। जो छूट रहा है या जो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको बिल्कुल नहीं सोच रहा था। इवन एग्जाम में भी मेरी फोकस वही थी कि जो मैंने पढ़ा है मैं उसमें से वो ढूंढता था कि क्या पढ़ा है मैंने। जो नहीं पढ़ा था तो वो बात की बात थी। यस। तो इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू आशुतोष जी। आपसे मतलब ईच एंड एवरी लाइन में बहुत कुछ सीखने को है हम सभी के लिए, तो आई होप हम वो धीरे धीरे सीखें, इम्प्लीमेंट करें इन चीज़ों को। और आपके लिए कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ एडोटैप फ्रॉम माय साइड एंड आगे भी ऑल द बेस्ट फॉर सीआईबी एंड ऑल द लिस्ट ऑफ एग्जाम जो आपने लिख रखे हैं। जो भी, अब तो हमें पता है कि जो भी परिस्थिति होगी आप डेफिनेटली एग्जाम तो दोगे एंड यू विल बी एंड होपिंग एंड प्रेइंग कि आप सारे एग्जाम्स अच्छे से क्लियर करें एंड आप सक्सेस अचीव करें इन योर लाइफ। थैंक यू थैंक सो यू मच सो सर। मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम आशुतोष जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स टू योर टीम।